गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अरावली पब्लिक स्कूल कठुआ की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट कक्षा में हमने आपको जनन के ऊपर चर्चा की थी, मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि जनन की क्रिया में कौन भाग लेता है, जनक भाग लेता है। जनक मैंने आपको बताया दो होता है, नर और मादा। नर जनक के अंदर एक प्रमुख जननांग होता है जिसका नाम होता है वृषण, जिसको बोलते हैं टेस्टिस। मादाओं में प्रमुख जननांग का नाम होता है अंडाशय। ठीक है। वृषण के अंदर युग्मक जनन की क्रिया होती है और जब युग्मक जनन की क्रिया होती है तो वृषणों में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप वृषणों से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु को हम क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। इसी तरीके से मादाओं के अंडाशय में युग्मक जनन की क्रिया होती है और युग्मक जनन की क्रिया के फलस्वरूप अंडाशय में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। इस अंडाणु को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। युग्मक को गैमीट बोलते हैं इंग्लिश में और गैमीट को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? जी के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे जनक को हम पी के द्वारा दर्शाते हैं। पी का अर्थ होता है पेरेंट्स, पेरेंट्स का अर्थ है पी को पेरेंट्स को हम पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपको बताया कि नर और मादा दोनों संयोग करते हैं, संभोग की क्रिया करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं। तो नर जो होता है वो मादा की योनि में, ठीक है, सेशन के माध्यम से शुक्राणु को क्या कर देता है? छोड़ देता है। शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु तक क्या है? पहुंच जाता है और अंडाणु के अंदर शुक्राणु क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। देखिए, जितने भी युग्मक होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। आप याद रखना, युग्मक का निर्माण करने वाली कोशिका अगुणित या द्विगुणित हो सकती है। युग्मक का निर्माण करने वाली कोशिका अगुणित भी हो सकती है, द्विगुणित भी हो सकती है, परंतु जो युग्मक होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? अगुणित होगी। युग्मकों की संख्या क्या? युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? अगुणित होगी। मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो के अंदर कि ये जो अगुणित से द्विगुणित संरचना का निर्माण हुआ है उसे क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। इस युग्मनज का परिवर्धन मादा के गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में होने के पश्चात यहाँ पर इस युग्मनज में विदलन की क्रिया होती है। विदलन के बाद तूतक का निर्माण होता है। तूतक से ब्लास्तुला का निर्माण होता है। ब्लास्तुला से गैस्टुला का निर्माण होता है। गैस्टुला से अंगों का क्या होता है? निर्माण होता है और अंगों के निर्माण के फलस्वरूप क्या होता है? कायांतरण की क्रिया होती है और जब कायांतरण की क्रिया मादा के गर्भाशय में पूर्ण हो जाती है तो वहां पर क्या है? भ्रूण पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है और प्रसव की क्रिया द्वारा मादा के द्वारा नई संतति को क्या दे दिया जाता है? जन्म दे दिया जाता है और इस तरीके से नई संतति का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ये जो नई संतति होती है वो जनक के लगभग कैसी होती है? समान होती है। नई संतति में जो लक्षण होते हैं वो जनक के कैसे होते हैं? लगभग समान होते हैं। आकार आकृति की दृष्टि से भी लगभग कैसे होता है? समान होते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा कि जनक के द्वारा नई संतति का निर्माण किया। क्यों किया गया? क्योंकि प्रत्येक जो जनक होता है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। इसलिए मैंने आपको बताया था पहले ही कि जनक क्या है? जनन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। जनन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। जनन की परिभाषा क्या हुई कि जनन वह जैविक प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जनन की परिभाषा क्या निकल के आई रिप्रोडक्शन की? कि जनन वह जैविक प्रक्रिया है। जनन क्या है? वह जैविक प्रक्रिया है
प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव, जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीव का निर्माण करता है, उसे जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जनन वह जैविक प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? जनन कहते हैं। और मैंने आपको बताया जनन की क्रिया में कौन भाग लेते हैं? जनक भाग लेते हैं। तो जनक की परिभाषा भी आपको उसी समय मैंने बता दी कि वे जीव जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें जनक या पेरेंट्स कहते हैं। और संतति की परिभाषा क्या हुई कि जनक के द्वारा, ठीक है, जनक के द्वारा जन्म दिए गए नए जीव को या जनक के द्वारा नई संतति के निर्माण की क्रिया को ही, ठीक है, जनक के द्वारा नए जीव के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। उसे ऑफ स्प्रिंग कहा। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो जनन की परिभाषा आपकी समझ में आगे होगी। जनन वह जैविक प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है, उसे जनन कहते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन आपकी जनन की समझ में आगे होगी। अब मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर रहा हूं और वो है हमारा जीवन अवधि। देखिए जीवन अवधि क्या है, लाइफ ड्यूरेशन क्या है, बात करते हैं जीवन अवधि के बारे में। जीवन अवधि आज का हमारा जो टॉपिक है, ये कल हमारा जो टॉपिक हुआ था जनन, मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 12, लेसन नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। और इसी चैप्टर में हम बात कर रहे हैं जीवन अवधि के बारे में। लाइफ ड्यूरेशन पर अब आपसे बात कर रहे हैं, लाइफ ड्यूरेशन। देखिए आप जानते हो कि प्रत्येक जो जीव पृथ्वी पर जन्म लेता है, ठीक है, उसकी मृत्यु क्या है? अनिवार्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना बहुत स्वाभाविक बात है। उसकी मृत्यु क्या है? पृथ्वी पर अनिवार्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी जीवन अवधि कैसी होती है? निश्चित होती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके जीवन की अवधि कैसी होती है? निश्चित होती है। किसी भी जीव को आप देख लीजिए, उन सभी जीवों की जीवन अवधि क्या है? निश्चित है। ठीक है, आप देखिए किसी जीव के जन्म से लेकर के, किसी जीव ने आज जन्म लिया है और वो मान लीजिए 50 साल बाद मर जाता है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? जीवन अवधि कहलाएगी। अर्थात किसी जीव के जन्म से लेकर के और उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होगी, उस वो प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होगा वो उनकी क्या कहलाएगी? जीवन अवधि कहलाएगी। तो जीवन अवधि की परिभाषा क्या हुई कि किसी जीव के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होगी उसे क्या कहा जाता है? जीवन अवधि कहा जाता है। जीवन अवधि किसे कहा जाता है? देखिए इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। किसी जीव की
किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहा जाता है? अवधि को जीवन अवधि कहा जाता है, लाइफ ड्यूरेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जीवन अवधि। कोई भी जीव है उसका जन्म से लेकर के और उसकी कौन सी मृत्यु तक? प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होगी वो क्या कहलाएगा? जीवन अवधि कहलाएगी। ठीक है, मान लीजिए कोई मनुष्य, उसका जन्म 1980 में हुआ और उसकी मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु मान लीजिए 2050 में हो गई। इसका मतलब है उसकी जो जीवन अवधि है वो कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 20 और 50, यानी कि उसकी जीवन अवधि कितने वर्ष हो गई? 70 वर्ष हो गई। यानी कि जन्म हुआ है 1980 में, प्राकृतिक मृत्यु कब हुई है? 2050 में। तो इस बीच की जो अवधि कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? जीवन अवधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवन अवधि कहलाएगी। पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, खासतौर से एक कोष के जीव होते हैं, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो अमर होते हैं, उनको अमरत्व प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्यों पाया जाता है वो इन एक कोष के जीव अमर क्यों होते हैं? उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती? क्योंकि उन जीवों के अंदर क्या पाया जाता है? द्विविखंडन पाया जाता है, और द्विविखंडन पाए जाने के कारण उन एक कोष के जीवों की कभी मृत्यु नहीं होती। जैसे अमीबा है, अमीबा एक अमर प्राणी है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर द्विविखंडन पाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया है जीवन अवधि क्या है। ठीक है, देखिए भिन्न भिन्न जीवों की जो जीवन अवधि होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे अगर मैं पादपों की बात करूं तो भिन्न भिन्न जो पादप होते हैं उनकी जीवन अवधि क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जैसे हमारी खरीफ की फसल वाले पादप होते हैं, जैसे आपका बाजरा है, ठीक है, मक्का है, ये खरीफ की फसल होती है। या आपकी कौन सी फसल होती है? रबी की फसल होती है, या फिर आपकी जायद की फसल होती है। और इन सभी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 4 महीने होता है, 4 माह से ज्यादा नहीं होता है। यानी कि इन्हीं 4 महीनों में उस फसलों को आप बो देते हैं और बोने के बाद ये फसल क्या हो जाती है? प्राकृतिक मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती है, और इस दौरान इनमें पुष्पों का निर्माण हो जाता है, फल और बीजों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, खरीफ, रबी और जायद की जो फसल होती है उनकी जीवन अवधि 4 माह होती है, 4 मंथ्स होती है। ठीक है, गुलाब का जो पौधा होता है उसका जीवन अवधि कितने वर्ष होती है? गुलाब की खेती 10 वर्ष तक की जा सकती है। यानी कि गुलाब के पौधे की जीवन अवधि कितने वर्ष होती है? 10 वर्ष होती है। आम का जो पौधा होता है उसको एक बार आपने उगा दिया तो उसका जो जीवन अवधि होगी वो लगभग कितने वर्ष होती है? 200 वर्ष होती है। आम के पौधे की जीवन अवधि कितने वर्ष होती है? 200 वर्ष होती है। आप देखिए पीपल का जो पौधा होता है उसकी जीवन अवधि सर्वाधिक होती है। लगभग माना गया है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा कि पीपल की जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 2000 वर्ष से लेकर के 2500 वर्ष तक होती है। 2000 से लेकर के 2500 वर्ष क्या है? पीपल की क्या होती है? जीवन अवधि होती है। बरगद का जो पौधा होता है उसकी जीवन अवधि की अगर हम बात करें तो बरगद के पौधे की जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 300 से लेकर के 500 वर्ष के लगभग मानी गई है। ठीक है, ये तो हमने आपसे बात कर ली कि विभिन्न प्रकार के पादपों की जीवन अवधि के बारे में। खरीफ, रबी और जायद। खरीफ में जैसे अब आजकल हमने खरीफ की फसल बोई जा रही है, ठीक है, मई और यानी कि जून और जुलाई के माह के अंदर बोई जाती है, जिसमें आपने देखा है बाजरा है, ठीक है, ज्वार है, मक्का है,
तिलहन है, ये सारे क्या है खरीफ की फसल के अंदर आते हैं। रबी की फसल में जैसे आपके गेहूं है, सरसों है, जौ है, ठीक है, चना है, ये सारी फसलें किसमें आती है, रबी की फसलों में आती है। जायद है, ठीक है, यानी कि जो आपके टिंडा है, भिंडी है, ठीक है, करेले हैं, या जो भी सब्जी वाले पादप होते हैं उनकी जीवन अवधि कितनी होती है, 4 माह होती है। गुलाब का जो पौधा होता है जीवन अवधि 10 वर्ष होती है। आम के पौधे की जीवन अवधि 200 वर्ष होती है। पीपल के पौधे की जीवन अवधि 2000 से 2500 वर्ष होती है। बरगद के पौधे की जीवन अवधि 300 से 500 वर्ष होती है। जंतुओं की अगर हम बात करें तो देखिए, हमारी घरेलू मक्खी होती है, मस्का डोमेस्टिका जिसको आप बोलते हैं, घरेलू मक्खी जो होती है उसकी जीवन अवधि आपको बता दें लगभग 4 महीने होते हैं, 1 से लेकर के 4 माह होती है, ठीक है। घरेलू मक्खी की जो जीवन अवधि होती है जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि 1 से 4 माह होती है। आपने देखा है तितली होती है, तितली की जो जीवन अवधि होती है लगभग 1 से लेकर के 2 सप्ताह होती है, ठीक है, सॉरी 1 से 2 क्या होती है यहाँ पर हफ्ते होती है, ठीक है। देखिए 1 से 2 हफ्ते किसकी होती है जीवन अवधि, तितली की होती है। मानव का जीवन अवधि माना गया है लगभग 60 से लेकर के 80 वर्ष के लगभग माना गया है। मानव की जीवन प्रत्याशा आयु कितनी होती है, 60 से 80 वर्ष हमारे वैज्ञानिकों ने आंकी है कि मानव की जीवन अवधि औसतन इतनी होती है। देखो कौवा और कबूतर, ठीक है, कौवा और कबूतर जो होता है उसकी जीवन अवधि, कौवे की और कबूतर की जो जीवन अवधि होती है वो लगभग कितने वर्ष होती है, 15 वर्ष होती है। कौवे की जीवन अवधि भी 15 वर्ष होती है, कबूतर की जीवन अवधि भी कितने वर्ष होती है, 15 वर्ष होती है, ठीक है। आप देखिए कौवा और तोता लगभग आकार में सेम से होते हैं, आकार की दृष्टि से कौवा और तोता लगभग समान होते हैं, पर कौवे की जीवन अवधि 15 वर्षीय होती है और तोते की जीवन अवधि कितनी होती है, 140 वर्ष होती है, 140 वर्ष तक जीता है। गाय जो है उसकी जीवन अवधि क्या है, लगभग 26 वर्ष मानी गई है, और भैंस जो होती है उसकी जीवन अवधि कितनी मानी गई है, लगभग 30 वर्ष के लगभग मानी गई है, ठीक है। घोड़ा जो होता है उसकी जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 50 वर्ष आंकी गई है। हाथी जो है उसकी जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 75 वर्ष आंकी गई है, ठीक है। मगरमच्छ होता है उसकी जीवन अवधि, मगरमच्छ होता है उसकी जीवन अवधि लगभग 60 वर्ष मानी गई है। हम बात करें, ठीक है, इनके अलावा अगर और भी हम जंतुओं के बारे में अगर आपसे बात करें तो कछुआ जो होता है उसकी जीवन अवधि लगभग 100 से लेकर के कछुआ जो होता है उसकी जीवन अवधि लगभग 100 से लेकर के 150 वर्ष आंकी गई है। तो आप देखिए भिन्न भिन्न जो जीव है उनके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि है वो आप देख रहे हो यहाँ तक भिन्न भिन्न, ठीक है। मक्खी की जो जीवन अवधि 1 से 4 माह होती है, तितली की 1 से 2 हफ्ते होते हैं, मानव की 60 से 80 वर्ष मानी गई है। गाय भैंस, ठीक है, 26 वर्ष गाय की, भैंस की कितनी मानी गई है, 30 वर्ष मानी गई है। घोड़े की जीवन अवधि कितनी होती है, 50 वर्ष होती है। हाथी की जीवन अवधि कितनी होती है, 75 वर्ष आंकी गई है। मगरमच्छ की जीवन अवधि कितनी मानी गई है, 60 वर्ष मानी गई है, ठीक है। कौवा कबूतर की जीवन अवधि लगभग सेम है, 15 वर्ष होते हैं। तोते की कितनी होती है, 140 होती है। तो आपको पता लग गया है कि जीवों की जीवन अवधि क्या होती है, पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जीवों की जीवन अवधि कैसी होती है, भिन्न होती है, ठीक है। सबकी जीवन अवधि अलग होती है, किसी की भी जीव की जीवन अवधि समान नहीं होती है, ठीक है। देखिए आज का हमारा पहला टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा कि जीवन अवधि क्या है। जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि कहलाएगी वो जीवन अवधि कहलाएगी। देखिए अब बात करते हैं कि जीव जन्म क्यों करते हैं, ठीक है।
देखिए जीव जन्म क्यों करते हैं इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। या इस पॉइंट पे बात नहीं करें तो हम इसके एक हेडिंग में बता सकते हैं कि जन्म के कार्य, फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन, फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए जन्म के क्या क्या कार्य होता है इस पर हम बात करते हैं। देखिए जीवों के द्वारा जन्म क्यों किया जाता है, तो सबसे पहला मैंने बता दिया है कि जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने, अपने ही समान जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। इसलिए जीवों के द्वारा क्या किया जाता है, जन्म किया जाता है, ठीक है। देखो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जीव जो होते हैं वो जन्म क्यों करते हैं, ठीक है। तो जीवों के द्वारा जाति की क्या बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है। आज आप देखिए मानव जाति की जो निरंतरता बनी हुई है, किसी भी युग के अंदर देखें तो मानव की जाति निरंतर रूप से क्या है, बनी हुई है। यदि मानव जन्म करना बंद कर दे, यदि मानव जन्म करने की क्रिया क्या करते हैं, बंद कर दे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि संपूर्ण पृथ्वी जो होगी वो मानव रहित हो जाएगी, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी कैसी हो जाएगी, मानव रहित हो जाएगी। इससे आपको पहला पता लग गया, पहला बिंदु है कि जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवों के द्वारा क्या किया जाता है, जनन किया जाता है। और ये पहला कार्य भी हो गया, जनन का पहला कार्य हम कह सकते हैं, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवों के द्वारा क्या किया जाता है, जनन किया जाता है। तो पहला बिंदु हो गया जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जाति की निरंतरता को, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवों के द्वारा क्या किया जाता है, जनन किया जाता है। देखो जनन के द्वारा ही जीवों को क्या प्राप्त होता है, जीवन प्राप्त होता है, लाइफ प्राप्त होती है। जनन के द्वारा ही जीवों को क्या प्राप्त होता है, जीवन प्राप्त होता है। हमारे माता पिता ने जनन किया, हमारा निर्माण हुआ, और आज हमें क्या प्राप्त है, जीवन प्राप्त है। और ये जीवन किसके माध्यम से प्राप्त हुआ है, जनन की क्रिया के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो जीवों को जनन के द्वारा क्या प्राप्त होता है, जीवन प्राप्त होता है। तो जनन के द्वारा जीवों को जीवन क्या होता है, प्राप्त होता है। जनन के द्वारा जीवों को क्या प्राप्त होता है, जीवन प्राप्त होता है। देखिए जनन के द्वारा ही जीवों में क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। वेरिएशंस कैन बी डेवलप्ड बाय द रिप्रोडक्शन। जीवों के अंदर विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती है, आप देखिए एक ही माता पिता की सभी संतान समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जनन के कारण उन जीवों में क्या आती है, विभिन्नताएं आती है। तो जीवों में विभिन्नताएं किसके कारण उत्पन्न होती है, जनन के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए जनन क्यों किया जाता है, विभिन्नताएं उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। तो विभिन्नताएं उत्पन्न करने के लिए जीवों में क्या होता है, जनन होता है। तो जनन जीवों में क्या उत्पन्न करता है, जनन जीवों में क्या उत्पन्न करता है, विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। वेरिएशंस कैन बी डेवलप्ड बाय द रिप्रोडक्शन। और जनन के द्वारा ही जनसंख्या संगठन का क्या होता है, निर्माण होता है। जनन के द्वारा किसका निर्माण होता है, जनसंख्या संगठन का निर्माण होता है। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय द रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जनसंख्या संगठन का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, जनन के द्वारा होता है। तो जनन के द्वारा जाति की निरंतरता बनी रहती है, जनन के द्वारा जीवों को जीवन प्राप्त होता है, जनन के द्वारा जीवों में क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और जनन के द्वारा ही जनसंख्या संगठन का निर्माण होता है, ठीक है। ये जनन के कार्य भी हो गया, और जीव जनन क्यों करता है ये बिंदु भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने आपसे दो बिंदुओं पर चर्चा की है, पहला है जीवन अवधि, और दूसरा बिंदु हमारा क्या, जनन के कार्य या जीव जनन क्यों करता है, ठीक है। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है जनन के प्रकार।
टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए जनन कितने प्रकार का, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जनन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। परंतु हम हायर क्लासेज में पढ़ते हैं कि जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, केवल 2 प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा प्रकार होता है? पहला जो प्रकार है उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं अलैंगिक को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो प्रकार होता है उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। कौन सा बोलता है? लैंगिक जनन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए तो नाम से पता लग रहा है ए का अर्थ होता है नहीं, और लैंगिक का अर्थ होता है लैंगिक अंग, और जनन का अर्थ होता है जनन। अर्थात ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ऐसा जनन जिनमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, ये हमने जनरल इसकी जानकारी आपको दी है, सामान्य जानकारी दी है। ऐसा जनन जिनमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बात करके देखें तो ए का अर्थ होता है एब्सेंट, सेक्सुअल का अर्थ होता है सेक्स ऑर्गन, और रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है रिप्रोडक्शन। Such type of reproduction in which sex organs is absent, that is known as asexual reproduction। अर्थात ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को भी यहाँ जरा सा देख लीजिएगा, लैंगिक का अर्थ होता है लैंगिक अंग, जनन का मतलब होता है जनन। ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, such type of reproduction in which sex organ is participate, that is known as sexual reproduction। ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि लैंगिक जनन जो होता है वो लैंगिक अंगों के माध्यम से पूर्ण होता है। ठीक है, तो बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। देखिए अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं हैं, उन पे आपसे मैं बात करने जा रहा हूं। तो पहला हम अध्ययन करने जा रहे हैं अलैंगिक जनन के ऊपर। अलैंगिक जनन, ठीक है, देखिए बात करते हैं तो अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन की लक्षण, विशेषता, ठीक है, या गुणधर्म पे बात करते हैं, या अलैंगिक जनन की सामान्य जानकारी पर आपसे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अलैंगिक जनन जो होता है ये निम्न श्रेणी के जीवों के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? निम्न श्रेणी के जीवों के अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। जैसे आपको बता दूं, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, प्लाज्मोडियम है, मोनोसिस्टिस है, रिक्सिया है,
मार्केंसिया है, ब्रायोफाइटा पादप होते हैं, या आपने देखा है कवकों के अंदर होता है। तो ये निम्न श्रेणी के जीवों के अंदर क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है, निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये क्या है, पाया जाता है। ठीक है, देखिए अलैंगिक जनन जो होता है वो एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। कौन से जीवों में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। तो एक कोशिकीय जीवों के अंदर ये क्या है, अलैंगिक जनन, एक कोशिकीय जीवों के अंदर अलैंगिक जनन क्या है, पाया जाता है। ठीक है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, ये पाया जाता है। ठीक है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये क्या है, पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों के अंदर क्या है, ये पाया जाता है। देखिए तीसरी बात अगर करें तो अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन जो होता है आपको बता दें कि ये एक जनकीय जीवों में पाया जाता है। अर्थात अलैंगिक जनन जो होता है उसमें केवल एक ही जनक जनन की क्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। एक ही जनक जनन की क्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। तो ये अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक क्या है, जनक क्या होता है, जनन की क्रिया में भाग लेता है। हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल प्रकार का होता है, या एक जनकीय जीव ही अलैंगिक जनन की क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। चौथा पॉइंट है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, देखिए अलैंगिक जो जनन होता है इसमें क्या है कि हमेशा समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन की क्रिया के दौरान क्या होता है, मोस्टली समसूत्री विभाजन होता है, कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन की क्रिया में मुख्य रूप से कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कौन से, अलैंगिक जनन में केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कौन से जनन में होता है, अलैंगिक जनन के अंदर। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन ही क्या है, पाया जाता है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, अलैंगिक जनन जो होता है वो उच्च श्रेणी के एकशेरुकी प्राणी, उच्च श्रेणी के कौन से होते हैं, एकशेरुकी प्राणी, और दूसरे कौन से हैं, कशेरुकी प्राणी। अलैंगिक जनन जो होता है वो उच्च श्रेणी के एकशेरुकी प्राणी और दूसरे कौन से होते हैं, कशेरुकी प्राणी। ठीक है, नॉन वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, हायर कैटेगरी के नॉन वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, इन दोनों के अंदर अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। इन दोनों के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो अलैंगिक जनन न तो एकशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है, न ही कशेरुकी प्राणियों के अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। परंतु एक बात ध्यान रखने की आपको, क्या कि उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, हायर कैटेगरीज जो प्लांट्स होते हैं, उन उच्च श्रेणी के पादपों के अंदर, ठीक है, उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उन उच्च श्रेणी के पादपों में, उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उन उच्च श्रेणी के पादपों में क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, और उच्च श्रेणी के पादपों में जो अलैंगिक जनन पाया जाता है उस विधि को कायिक जनन कहा जाता है। इसलिए कायिक जनन को किसमें शामिल किया गया है, अलैंगिक जनन में शामिल किया गया। तो उच्च श्रेणी के पादपों में क्या पाया जाता है, कायिक जनन पाया जाता है। उच्च श्रेणी के पादपों में पाए जाने वाले जनन को क्या कहा जाता है, कायिक जनन, या उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। बात समझ आ गई यहाँ पर।
देखिए नेक्स्ट बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं देखिए अलैंगिक जो जन्म होता है, ठीक है, अलैंगिक जन्म की ये सारी विशेषताएं मैंने आपको यहाँ तक बता दी। तो अलैंगिक जन्म निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक जन्म एक कोष के जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट है अलैंगिक जन्म एक जनकीय जीवों में होता है, ठीक है, या अलैंगिक जन्म में एक जनकीय जीव जनन की क्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। नेक्स्ट बताया अलैंगिक जन्म की क्रिया में केवल समसूत्र विभाजन होता है। नेक्स्ट है अलैंगिक जन्म जो होता है वो उच्च श्रेणी के अकशेरुकी प्राणी और कशेरुकी प्राणियों में नहीं पाया जाता। और सबसे अंत में उच्च श्रेणी के पादपों में, खासतौर से उच्च श्रेणी के पादपों में कायिक जन्म पाया जाता है। और उच्च श्रेणी में के पादपों में जो अलैंगिक जन्म पाया जाता है उसी अलैंगिक जन्म को क्या कहा जाता है, कायिक जन्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे कायिक जन्म कहा जाता है। अंतिम बात ध्यान से सुनिए कि अलैंगिक जन्म की क्रिया में जो जन्म की क्रिया में भाग लेता है, अलैंगिक जन्म में जो जनक अलैंगिक जन्म में जनक जन्म की क्रिया में जो भाग लेता है, यानी कि जो भी जनक अलैंगिक जन्म की क्रिया में भाग लेता है और भाग लेने पर जनक से किसका निर्माण होता है, संतति का निर्माण होता है। जनक से किसका निर्माण होता है, संतति का निर्माण। तो जनक से जो संतति का निर्माण हो रहा है, जनक से जो संतति का निर्माण हो रहा है वो आनुवंशिक दृष्टि से कैसी होती है, समान होती है। यानी कि जनक और संतति दोनों आनुवंशिक दृष्टि से एक दूसरे के कैसी होती है, समान होती है। अर्थात ये दोनों आनुवंशिक दृष्टि से जनक भी और संतति दोनों आकार आकृति की दृष्टि से समान होते हैं, कार्यकी की दृष्टि से समान होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा खिलौनों का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। अलैंगिक जनन के द्वारा खिलौन का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। आपको पता है डोली भेड़ का खिलौन तैयार किया गया। सबसे पहले डोली भेड़ का खिलौन हमारे विश्व के अंदर क्या किया गया था, तैयार किया। और डोली भेड़ का खिलौन का जो निर्माण किया गया था वो इयान विल्मुट नाम के वैज्ञानिक ने किया। किसने किया था, इयान विल्मुट नामक वैज्ञानिक ने डोली भेड़ का खिलौन सबसे पहले तैयार किया। और आपको पता लग गया है कि उसमें जो खिलौन तैयार किया गया तो वहाँ पे कौन सा जन्म यूज में किया गया था, यूज में लिया गया था, वो लिया गया था अलैंगिक जन्म। तो ये अलैंगिक जन्म की विशेषताएं हो गई, या उनके लक्षण हो गए हैं, या गुणधर्म हो गए हैं, या अलैंगिक जन्म से संबंधित क्या हो गई है, सामान्य जानकारियां हो गई। क्या हो गई है, सामान्य जानकारियां हो गई। तो अलैंगिक जन्म से संबंधित सामान्य जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। एक कोष के जीव अलैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, एक जन के जीव जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। अकशेरुकी प्राणी और कशेरुकी प्राणियों के अंदर अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, और इस प्रकार के जनन को वहां पर कायिक जनन कहा जाता है। और अलैंगिक जनन में जो जनक जनन की क्रिया में भाग लेता है और नई संतति का निर्माण करता है वो आनुवंशिक दृष्टि से समान होते हैं। इसलिए अलैंगिक जनन के द्वारा खिलौनों का निर्माण किया जा सकता है। ये अलैंगिक जनन की क्या हो गई है, विशेषता, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और वो है अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार। देखिए बात करते हैं अलैंगिक जनन के कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए अलैंगिक जनन को मुख्य रूप से 4 भागों के अंदर क्या है बांटा गया है। क्या अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला होता है विखंडन, जिसको बोलते हैं फिजन, FISSION। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं खंडन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। तीसरा जो होता है वो मुकुलन द्वारा, बाय बडिंग। और चौथा जो प्रकार का होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है, बाय स्पोर्स, ठीक है। बीजाणुओं के द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। देखिए आपको बता दिया अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। विखंडन विधि द्वारा होता है, खंडन विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है और बीजाणुओं के द्वारा होता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विखंडन के बारे में। विखंडन में क्या है कि एक जनक कोशिका होती है। देखिए ये जनक कोशिका है और ये जनक कोशिका, ध्यान से सुनिएगा, ये जनक कोशिका 2 भागों में, ये जनक कोशिका 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाती है? टूट जाती है, विभक्त हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, विखंडन में क्या है कि कोई भी जनक कोशिका, या जनक कोशिका न बोले तो जीव का शरीर, जीव का शरीर। विखंडन में क्या है कि किसी भी जीव की जनक कोशिका, ठीक है, या जीव का शरीर 2 भागों में, ये जनक कोशिका 2 भागों में टूट जाए या 2 से अधिक भागों में टूट जाए, या किसी जीव का शरीर 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में अगर विभक्त हो जाए, टूट जाए, तो टूटा हुआ प्रत्येक खंड कुछ समय पश्चात एक नए जीव के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। टूटा हुआ प्रत्येक खंड कुछ समय पश्चात एक पूर्ण रूप से विकसित जीव में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और वो जीव स्वतंत्र रूप से जीवन निर्वहन करने का कार्य करता है, जिस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? विखंडन विधि कहते हैं। तो जनन में क्या है? विखंडन की क्रिया में क्या है कि जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है और विभक्त हुआ प्रत्येक खंड नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है, जिसे क्या कहा जाता है? विखंडन कहा। और आपको बता दो विखंडन जो होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। विखंडन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, केवल हम 2 प्रकार बता करके यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं आपको। विखंडन 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्विविखंडन, एक होता है द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन, एक को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, द्विविखंडन को बोलते हैं बाइनरी फिजन, और बहुविखंडन को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। देखिए तो विखंडन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, द्विविखंडन बाइनरी फिजन और बहुविखंडन मल्टीपल फिजन। इज इट क्लियर? देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे विखंडन के प्रकारों के बारे में, खंडन के बारे में, मुकुलन के बारे में, बीजाणुओं के बारे में, ठीक है। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।
वो कम